फाइनली आज दिन है वर्षा की डिलीवरी का। शॉकिंगली दिन के करीबन 1 बजे हॉस्पिटल वालों ने दूसरे बच्चे को भी मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। हमारे देश में इस तरह के सीक्रेट क्लिनिकल ट्रायल्स बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं, भले ही बंदा मर जाए। 7 महीने प्रेग्नेंट एक लेडी रुखसार 2 दिन एडमिट रही। हॉस्पिटल वालों ने उस बच्चे को एक गत्ते के डिब्बे में डाला। इन सारी बोतल्स में मौजूद खून को इस तरह सिंक में गिरा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी जेब भरने के लिए उस महिला को सी सेक्शन के नर्क में धकेल देते हैं। आज से करीबन 7 साल पहले 30 नवंबर 2017 को सुबह करीब 9 बजे आशीष कुमार और उसकी पत्नी वर्षा अपने जुड़वे बच्चों की डिलीवरी से पहले रूटीन चेकअप करवाने के लिए एक बहुत फेमस हॉस्पिटल में जाते हैं। ये फेमस हॉस्पिटल दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित था। डॉक्टर चेकअप शुरू करता है और सोनोग्राफी के दौरान ही वर्षा को बताता है कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गया, मैक्स हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने कहा कि बच्चों की डिलीवरी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने बोला ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। फॉलोइंग दिस वो उन्हें फोर्स करता है कि वर्षा को 9 महीने पूरे होने से पहले ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर्स आशीष को ये भी बोलते हैं कि चूंकि बच्चे 9 महीने से पहले ही जन्म ले रहे हैं, इसलिए उन दोनों बच्चों को 4 दिन तक एक स्पेशल यूनिट में रखना पड़ेगा। मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन हॉस्पिटल वालों ने उस स्पेशल यूनिट का 1 दिन का चार्ज बताया 1 लाख रुपए, जो कि नॉर्मली 5-10 हजार ही होता है। इन पेरेंट्स के पास कुछ और ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए जैसे तैसे उधार लेकर इन्होंने पैसों का इंतजाम कर लिया। फाइनली आज दिन है वर्षा की डिलीवरी का, और अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी के बाद आशीष और वर्षा को ऐसी न्यूज मिली जिसने उन्हें तोड़कर ही रख दिया। डिलीवरी के 5 मिनट बाद ही डॉक्टर्स ने उन जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। शॉकिंगली दिन के करीबन 1 बजे हॉस्पिटल वालों ने दूसरे बच्चे को भी मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया और दोनों ही बच्चों की बॉडीज को प्लास्टिक बैग में डालकर पेरेंट्स को हॉस्पिटल के पीछे के गेट से ऐसे सौंप दिया जैसे वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स हैं। बताया कि डिलीवरी के वक्त एक बच्ची की मौत हो गई और 1 घंटे बाद दूसरे बच्चे को भी मृत बताकर उसके शव को पार्सल में पैक कर दिया गया। काश दिल्ली के इन हॉस्पिटल वालों ने बच्चों की बॉडीज को सही तरीके से चेक कर लिया होता तो पेरेंट्स के साथ ये अजीब घटना ना होती। कौन सी अजीब घटना, ध्यान से सुनना। बेचारे पेरेंट्स आशीष और वर्षा अपने डेड डिक्लेयर ट्विंस को गाड़ी में लेके घर की ओर चल दिए। ये लाचार माँ बाप अंतिम संस्कार को ध्यान में रखकर घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक हॉस्पिटल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ही उस प्लास्टिक की थैली में हलचल सी होने लगती है। हलचल देखकर आशीष कुमार और उसके पापा कैलाश की सांसें रुक सी गईं। डरते डरते कैलाश ने उस थैली को खोलकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उन ट्विंस में से एक बच्चा अभी भी जिंदा था, और जिस हालत में था उसका जिक्र अगर अपन ना ही करें तो बेहतर है। तो हमने देखा कि जो पैकेट में जिसमें उसको पार्सल में पैक कर रखा था उसमें कुछ हलचल सी महसूस की हमने। उसमें देखा कि मतलब उसमें कुछ हलचल सी है, कुछ एक्टिविटी सी हो रही है उसमें। तो हमने जब पार्सल खोल के देखा तो बच्चा सांस ले रहा था। बिना किसी देरी के कैलाश और आशीष दोनों उस प्लास्टिक बैग में मौजूद बच्चों को किसी दूसरे पास के ही अस्पताल में लेकर जाते हैं। एक बच्चा तो उन दोनों में से मृत पाया गया, लेकिन दूसरे बच्चे में अभी जान बाकी थी। जिस बच्चे में जान बची हुई थी उसको 5 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके बाद उस बच्चे ने भी वहाँ उस वेंटिलेटर पर ही दम तोड़ दिया। ऐसे ही आज से 1.5 साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाले एक लोकनायक हॉस्पिटल में एक वारदात हुई। 7 महीने प्रेग्नेंट एक लेडी रुखसार 2 दिन एडमिट रही। 2 दिन एडमिट रहने के बाद यानी कि 19 फरवरी को उसके बच्चे की डिलीवरी करवाई गई। डिलीवरी के तुरंत बाद ही डॉक्टर ने उस बच्चे को मरा हुआ घोषित कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे कि हॉस्पिटल वालों ने उस बच्चे को एक गत्ते के डिब्बे में डाला और इस तरह से सील पैक करके दे दिया। बेचारे माँ बाप बच्चे का फ्यूनरल करने के लिए उसे घर लेकर चले गए। बच्चे को दफनाने के लिए घर वालों ने कब्र भी खोद ली थी। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि बच्चा जिंदा था और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। घर वाले जल्दी से जल्द बच्चे को उसी हॉस्पिटल लेके पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बच्चे को एडमिट करने से मना ही कर दिया। सोचो, जिन डॉक्टर्स को हम भगवान मान रहे हैं उनमें से कुछ तो यमराज हैं, और जिन हॉस्पिटल्स की चकाचौंध और स्ट्रक्चर को देखकर स्वर्ग जैसा लगता है, असल में वो स्वर्ग पहुंचाने की जगह बन चुकी है। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम बड़े लेवल पर लेकिन सीक्रेटली हो रहे हॉस्पिटल स्कैम्स पर से पर्दा उठाएंगे। ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें ये समझने में हेल्प करेंगे कि इन स्कैम्स को आखिर अंजाम कैसे दिया जा रहा है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ये भी समझेंगे कि आप अपने आप को और अपने परिवार को इन स्कैम से कैसे बचा सकते हो। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। साल 2021 में एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स नाम की एक जर्नल ने इंडिया में बढ़ते हेल्थ केयर फ्रॉड्स पर एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में होने वाले 40% हॉस्पिटल स्कैम्स सरकारी अस्पतालों में किए जाते हैं और रिमेनिंग 60% स्कैम्स प्राइवेट अस्पतालों में किए जाते हैं। इस बढ़ते हुए हेल्थ केयर फ्रॉड का एक मेन रीजन है उन लोगों को निशाना बनाना जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ध्यान से समझो कि हॉस्पिटल में एग्जैक्टली होता क्या है। इमेजिन करो, एक सिचुएशन है जिसमें इस पर्सन ए के साथ
साथ एक पेशेंट है और इसका इलाज करवाने के लिए ये हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे इनसे पूछा जाता है कि इस पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर इस पर्सन ए ने ना बोल दिया तब तो समझ लो कि ये लोग बच गए, लेकिन अगर इस पर्सन ए ने ये बोला कि हाँ इस पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है तो समझ जाओ कि इस पेशेंट की वॉट लगने वाली है। अगर आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी तो आप ऑलरेडी रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेशेंट का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी को उठाना पड़ता है, इसलिए ऐसे केस में डायग्नोसिस और इलाज के टाइम पेशेंट इतना सोचता ही नहीं है और हॉस्पिटल वाले इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द है तो ना जाने उसे क्या क्या टेस्ट करवाने को बोल देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे हॉस्पिटल वालों के लिए तो उतना ही ज्यादा फायदा है, ज्यादा बिल आएगा इज इक्वल टू ज्यादा पैसा मिलेगा। दिक्कत की बात यह है कि पेशेंट्स भी इस चीज को इस सोच के साथ सीरियसली नहीं लेते कि पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी का लगेगा ना, अपने को क्या है भाई, पैसे भले ही इंश्योरेंस कंपनी दे, शरीर तो तेरा खराब हो रहा है ना, तेरी बॉडी को अननेसेसरी छेदा जा रहा है। इसी स्कैम को अच्छे से अंजाम देने के लिए हॉस्पिटल वाले एक और नए स्कैम को जन्म देते हैं और वो है एडमिशन स्कैम। एडमिशन स्कैम का मतलब है बिना किसी जरूरत के ही किसी भी पेशेंट को एडमिट कर लेना। इन दोनों ही स्कैम से रिलेटेड आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ कि कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी की आड़ में लोगों को जबरदस्ती एडमिट करके उनसे पैसा वसूला जा रहा है। बात शुरू होती है 5 फरवरी 2020 से, जब हिमांशु सिंघल अपने बच्चे को दिल्ली के शालीमार बाग के एक फेमस हॉस्पिटल में लेकर गया। हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ दिनों से उसके 2.5 साल के बच्चे को हल्का बुखार और लूज मोशन की शिकायत आ रही थी। रूटीन कंडीशन में एडमिट हुआ, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और पूछा कि क्या आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। हिमांशु के हाँ करते ही डॉक्टर ने बच्चे को एडमिट करवाने की सलाह दे दी, जबकि बच्चा कुछ दवाइयों से भी ठीक हो सकता था। खैर, बच्चे को तुरंत ही एडमिट किया गया और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाया गया। एडमिट करने के बाद हॉस्पिटल वालों ने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि कैसे उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए रोक लिया जाए। इसी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 6 फरवरी को कुछ और टेस्ट भी करवाए गए। प्लानिंग करी कि किस तरह से बच्चे के स्टे को ज्यादा से ज्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सके। शॉकिंगली, टेस्ट करने वाले डॉक्टर ने दूर से ही बच्चे को देखकर ये बोल दिया कि बच्चे के एनल एरिया में कट्स लग रहे हैं, यानी कि फिशर्स हो रहे हैं, और बिना सोचे समझे उसे मोविकोल नाम की एक दवाई देने का ऑर्डर दे दिया। अब ये मोविकोल एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई है। इन्होंने एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई जिसका नाम मोविकोल है, जो कि लूज मोशंस को बढ़ाने के लिए यूज करी जाती है, वो प्रेस्क्राइब करी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड दवाई का मतलब ऐसी दवाई से होता है जो किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को और ज्यादा सीवियर कर दे या फिर उसे और ज्यादा बढ़ा दे। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो आपको पीनट यानी कि मूंगफली से एलर्जी है और अगर कोई आपको पीनट बटर सैंडविच ही खिला दे तो वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यही काम मोविकोल ने उस बच्चे पर भी किया। चूंकि मोविकोल दवाई कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए ही दी जाती है, मतलब ये कि मोविकोल भी लूज मोशंस ही क्रिएट करती है, इसलिए बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल वाले यही नहीं रुके, उन्होंने मुंह से लेने वाली दवाई को उस बच्चे की नसों में डायरेक्टली ही उतार दिया। मेरे बच्चे को ओरल की जगह इंट्रावीनसली चढ़ा दिया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। बच्चे के शरीर में पानी की इतनी कमी हो गई कि वो सीवियर शॉक स्टेज में चला गया और उसे तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ गया। कुछ ही टाइम में बच्चे का लीवर ही फेल होने लग गया। अपनी गलती छुपाने के लिए हॉस्पिटल वालों ने हिमांशु सिंघल को उसी हॉस्पिटल की एक दूसरी ब्रांच में ले जाने को कहा। साथ ही हॉस्पिटल वाले उस छोटे से बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए प्रेशराइज करने लगे। अनफॉर्चुनेटली, एडमिट होने के 4 दिन बाद ही वो 2.5 साल का बच्चा हॉस्पिटल वालों की लालच की वजह से मौत के घाट उतर गया। मोरोवर, इस एडमिशन स्कैम की एक ग्राउंड रियलिटी और बताता हूँ। जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में थर्सडे के दिन एडमिट हुए। अब ध्यान से इन डेज को समझना। डॉक्टर ने आपको 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट में रहने की सलाह दी और कहा कि सैटरडे तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और उसी दिन आप घर भी जा सकते हो। लेकिन ये हॉस्पिटल वाले कोई ना कोई बहाना देकर आपको सैटरडे को डिस्चार्ज करेंगे ही नहीं, क्योंकि संडे को छुट्टी है, यानी कि संडे को हॉस्पिटल बंद होता है, जिस वजह से संडे को डिस्चार्ज प्रोसेस नहीं किया जाता। यानी कि आपको अब संडे को भी वहीं रहना पड़ेगा और मंडे के दिन आपको छुट्टी मिलेगी और ऐसे ही आराम से हॉस्पिटल का 1 दिन का पैसा भी बन जाएगा। ये तो सिर्फ एक तरीका है। हॉस्पिटल वाले सिर्फ इसी तरह से आम जनता को बेवकूफ नहीं बनाते, बल्कि इसके लिए उन्होंने हाउ टू फूल अ पेशेंट नाम की एक पूरी लिस्ट बना रखी है। आगे इस लिस्ट को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इन स्कैम्स से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि इनसे आप अवेयर हो जाओ। अब ध्यान दो कि हॉस्पिटल में एंटर होने के बाद आप एक दो नहीं बल्कि टोटल 8 तरह के स्कैम्स का शिकार हो सकते हो। एक बार इस स्कैम की लिस्ट को देखो। पहला स्कैम तो था इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम और दूसरा था एडमिशन स्कैम। इसके अलावा तीसरा स्कैम है सिंक टेस्ट स्कैम, चौथा स्कैम है मेडिसिन स्कैम, पांचवा है ओवर प्राइसिंग स्कैम, छठा है प्रेगनेंसी स्कैम, सातवां है क्लिनिकल ट्रायल्स स्कैम और आखिरी है जबरदस्ती सर्जरी कर देने वाला स्कैम, अननेसेसरी सर्जरीज स्कैम। इंश्योरेंस और एडमिशन स्कैम के बारे में तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब आगे के स्कैम्स को समझते हैं और सिंक टेस्ट स्कैम से शुरुआत करते हैं। अब ये बात तो आप भी मानोगे कि कई केसेस में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते ही आप एक एटीएम मशीन बन जाते हो और हॉस्पिटल वाला एक कैशियर जो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेता है। मान लो
आपको खांसी जुकाम हो रहा है, आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो अपना पैसा बनाना है ना, तो जहां आपको शायद सिर्फ एक ही टेस्ट की जरूरत है, वहां डॉक्टर आपको 50 तरह के टेस्ट की एक लिस्ट लिखकर दे देते हैं, जिनका उस बीमारी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। और यही फालतू के एक्स्ट्रा टेस्ट बेस बनते हैं हॉस्पिटल वालों के लिए अगले स्कैम का, यानी कि सिंक टेस्ट स्कैम। खैर, आप खुशी खुशी इतने सारे टेस्ट लिखवाकर अपना ब्लड सैंपल देने के लिए जाते हो। लैब वाला बंदा भी आपकी पर्ची देखकर 4-5 कलर्स की ब्लड वायल्स निकाल लेता है। आप अपना खून देकर रिपोर्ट का इंतजार करने लगते हो। अब ध्यान से देखो कि लैब के अंदर होता क्या है। हॉस्पिटल वालों को पता है कि आपको सिर्फ एक ही टेस्ट की नीड थी और उन्होंने उस टेस्ट को करके रिपोर्ट ऑलरेडी बना भी दी, लेकिन आपसे तो और भी टेस्ट के नाम पर खून लिया गया था ना, जो अभी भी इन कलरफुल वायल्स में भरा हुआ है। तो इसका क्या किया जाएगा? इन सारी बोतल्स में मौजूद खून को इस तरह सिंक में गिरा दिया जाता है और फेक रिपोर्ट बना दी जाती है। इन शॉर्ट, आपके खून का सिंक टेस्ट कर दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में यह कह लो कि आपसे खून लिया, उसको सिंक में गिरा दिया और फेक रिपोर्ट जनरेट करके दे दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि देश के मशहूर हार्ट डॉक्टर BM हेगड़े ने इस स्कैम का पब्लिकली पर्दाफाश करते हुए बताया है। डॉक्टर BM हेगड़े को देश का प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्म विभूषण भी मिल चुका है। डॉक्टर BM हेगड़े ने साल 2015 में अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी पब्लिक की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को खुश करने के लिए और उनकी जेबें भरने के लिए इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अंजाम दे रहे हैं, और सिंक टेस्ट भी इस बड़े गेम प्लान का एक हिस्सा है। एनीवेज, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर्स ऐसे टेस्ट तो लिखते ही हैं जिनका आपकी बीमारी से कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन एक चीज और जो डॉक्टर्स करते हैं वो है सेटिंग वाली दवाइयां लिखना। सेटिंग वाली दवाई का मतलब है कि डॉक्टर वही दवाई लिखेगा जिस पे उसे सबसे ज्यादा कमीशन मिल रहा हो। मान लो आप कुछ हफ्तों से बीमार फील कर रहे हो और अपने पास ही के एक हॉस्पिटल में जाते हो। वहाँ आप एक जाने माने डॉक्टर को दिखाते हो। क्योंकि उस डॉक्टर के पास काफी ज्यादा पेशेंट्स आते थे, तो आपकी उम्मीद जग जाती है कि ये डॉक्टर आपको जल्दी से ठीक कर देगा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने आपको ये बताया कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और उसके ट्रीटमेंट के लिए 1 हफ्ते की दवाइयां लिखकर दे दी। आप दवाई की दुकान पर गए तो पता चला कि डॉक्टर ने सारी ब्रांडेड दवाइयां ही दी हैं, जो कि काफी महंगी हैं। रात में आपने अपने एक दोस्त से बात की जो एक दवाई बनाने वाली कंपनी में ही काम करता था। दवाइयों के नाम सुनते ही आपके दोस्त ने आपको बताया कि ये सब टॉप टियर ब्रांडेड दवाइयां हैं, इसके आधे पैसों में तो जेनेरिक दवाइयां आ जाती। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं? तो ध्यान से समझो, जब कोई कंपनी रिसर्च करके किसी भी दवाई को बनाती है तो वो उसका पेटेंट ले लेती है। पेटेंट यानी कि एक ऐसा राइट जो किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए दिया जाता है। मोरओवर, किसी भी नई दवाई को बनाने के लिए जो पेटेंट दिया जाता है वो 20 साल के लिए ही होता है। तो इन 20 सालों में कोई और कंपनी सेम दवाई नहीं बना सकती। इन्हीं दवाइयों को बोला जाता है ब्रांडेड दवाइयां। रिसर्च पर टाइम और पैसा लगाने की वजह से ये ब्रांडेड दवाइयां काफी कॉस्टली होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रोसिन, जो बुखार की एक दवाई है और इसका प्राइस है लगभग 33 रुपए। लेकिन जैसे ही ये 20 साल पूरे होते हैं तो कोई भी कंपनी उस दवाई को बना सकती है। क्योंकि अब उस दवाई की रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल है, तो इसलिए ही इन कंपनीज को अब रिसर्च में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल दवाई के फॉर्मूले की नकल करके नई दवाई बना ली जाती है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इनमें सेम केमिकल्स ही होते हैं। जब रिसर्च में पैसा नहीं लगा तो ये दवाइयां सस्ती भी होती हैं, इसलिए इन दवाइयों को बोला जाता है जेनेरिक दवाइयां। जैसे अब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल नाम की ये वाली दवाई देता है, जो कि एक जेनेरिक दवाई है, और हाँ, इसका प्राइस है 16 रुपए। देखा जाए तो ये दोनों ही तरह की दवाइयां सेम काम करती हैं, सेम केमिकल कंपोजिशन से भी बनी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ब्रांडेड वाली दवाइयां थोड़ी महंगी हैं, क्योंकि उसका नाम फेमस है और उसे बनाने में भी ज्यादा पैसा लगा है। अब होता ऐसा है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स डॉक्टर्स को अपनी दवाइयां बेचने का कमीशन देते हैं। ये कमीशन कैश में भी हो सकता है और AC, टीवी, मोबाइल या फिर कोई ट्रिप के तरीके से भी हो सकता है। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की मदद से बार बार डॉक्टर्स को ये भी सलाह दी है कि वो ब्रांडेड दवाइयां लिखने की बजाय जेनेरिक दवाइयां लिखें, और इसका रिसेंट सर्कुलर 28 जुलाई 2023 को ही जारी किया गया था। फिर भी सभी डॉक्टर्स भगवान थोड़ी हैं। एट द एंड ऑफ द डे कई लोगों के लिए पैसा मैटर कर जाता है। रीजन तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इतने सारे सरकारी सर्कुलर्स निकालने के बावजूद भी डॉक्टर्स पर ब्रांडेड दवाइयां लिखने का ही भूत क्यों सवार है। ये मेडिसिन स्कैम अपने देश में बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। अब देखो, हॉस्पिटल सबसे बड़ी धांधली जहां करते हैं वो है दवाइयों के प्राइसेस पर। लूट के इस हथियार को अच्छे से समझते हैं और इस खेल के अंदर चल के देखते हैं। ये स्कैम भी 2 तरह से किया जा सकता है। पहला तो दवाइयों के बढ़ते हुए रेट्स के जरिए, और दूसरा किसी भी अनयूज्ड चीज का प्राइस चार्ज करके। एक एक करके दोनों ही कैटेगरीज को समझेंगे, पर शुरुआत बढ़े हुए रेट्स वाली कैटेगरी से करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खुद को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास गए और जो दवाइयां उसने लिखी वो आपको उस हॉस्पिटल से ही खरीदनी पड़ी? टेक्निकली डॉक्टर जो भी दवाइयां लिखता है, पेशेंट उन दवाइयों को कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हॉस्पिटल्स उसे ऐसा नहीं करने देते। ये लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही होता है।
इनफैक्ट जब डॉक्टर आपकी पर्ची में दवाइयाँ लिख देता है तो घंटी बजाकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है। ये असिस्टेंट आपकी पर्ची लेकर जाता है और उसका सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन होता है, हॉस्पिटल की फार्मेसी, जहाँ वो आपको जबरदस्ती दवाइयाँ दिलवाता है। ऐसा होता क्यों है वो भी समझो। जब भी हॉस्पिटल वाले किसी दवाई बनाने वाली कंपनी से दवाइयों की डील करते हैं तो ये देखते हैं कि किस कंपनी की दवाई का प्राइस सबसे ज्यादा है और किस दवाई पर प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा मिल रहा है, और फाइनली उस दवाई को चूज कर लिया जाता है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने बुखार की एक दवाई बनाई जिसकी कॉस्ट उसे पड़ी 1 रुपए। अब ये कंपनी हॉस्पिटल के पास जाएगी और बोलेगी कि आप मेरी दवाई को 1.5 रुपए में खरीद लो। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, कंपनी उस दवाई का MRP वो ही सेट करेगी जो हॉस्पिटल वाले उसे बताएंगे। हॉस्पिटल वाले मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए उसका MRP रख देंगे 7 रुपए, यानी कि 1.5 रुपए की दवाई अब पेशेंट को 7 रुपए की मिलेगी, यानी कि हॉस्पिटल वालों को इस दवाई पर हद से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इनफैक्ट हॉस्पिटल के अंदर वाली दुकान पर जो दवाई मिलेगी उसका MRP हॉस्पिटल के बाहर वाली दुकान पर मिलने वाली दवाई के कंपैरिजन में अलग हो सकता है। एक रिपोर्टेड सर्वे में जो एक दवाई हॉस्पिटल के अंदर 858 रुपए की मिल रही थी, वही सेम दवाई बाहर दुकान से खरीदी तो 710 रुपए की MRP पर थी। इस बात का मतलब समझ पा रहे हो कि हॉस्पिटल वाले अपने पेशेंट्स को कितना चूना लगा रहे हैं। अब अगर बात करें दूसरे केस की, यानी कि किसी भी चीज का प्राइस बिल में ऐड कर देने की, तो इस बात को एक रियल इंसिडेंट से समझते हैं। देखो, बात है 31 अगस्त 2017 की, जब 7 साल की एक बच्ची आद्या सिंह को डेंगू के इलाज के लिए दिल्ली के एक फेमस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक 5वें दिन आद्या की तबीयत बिगड़ने लगी और हालत इतनी खराब हो गई कि आद्या को वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। वेंटिलेटर का मतलब है किसी भी पेशेंट को आर्टिफिशियली सांसें देना। सऊदी अरेबिया की एक मेडिकल जर्नल ने साल 2019 में वेंटिलेटर पर सर्वाइवल की एक स्टडी की थी, जिसके मुताबिक वेंटिलेटर पर जाने के बाद 37% अडल्ट पेशेंट और 17% चाइल्ड पेशेंट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। इवन जनरल परसेप्शन भी यही है कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद इंसान के बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। खैर, वेंटिलेटर पर रखने के बाद हॉस्पिटल वालों ने आद्या के माँ बाप को इन्फॉर्मेशन देना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट पेरेंट्स के बार बार बोलने पर भी हॉस्पिटल वाले उन्हें आद्या के जिंदा होने की कोई भी रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे थे। और फिर अनफॉर्चुनेटली एडमिट होने के 14 दिन बाद आद्या की मौत हो गई। अति तो तब हो गई जब आद्या के पापा जयंत सिंह को इन हॉस्पिटल वालों ने 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया। बिल देखकर जयंत सिंह के होश ही उड़ गए, क्योंकि बिल के हिसाब से उस 7 साल की बच्ची के ट्रीटमेंट के दौरान उसे 660 सिरिंजेस लगाई गई थी, यानी कि हर रोज लगभग 40 इंजेक्शंस। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट बाजार में 70 रुपए में ही हो जाता है, उसके लिए हॉस्पिटल वालों ने जयंत सिंह से 5400 रुपए चार्ज कर रखे थे। और हद तो तब हो गई जब 15 दिन के इस पूरे ट्रीटमेंट में 2700 ग्लव्स जो हॉस्पिटल स्टाफ यूज करता है उसका भी पैसा चार्ज किया गया था। Gloves and 660 syringes were added to the bill. A thermometer and even the hospital gown Adya was dressed in was charged from the family. अब आप समझ पा रहे होंगे कि हॉस्पिटल वाले किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के अपना धंधा चला रहे हैं। देखो, होता कुछ ऐसा है कि जब भी कोई महिला हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाने जाती है तो उस समय उस महिला के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है नॉर्मल डिलीवरी का और दूसरा ऑप्शन है सी सेक्शन या ऑपरेशन वाली डिलीवरी का। जब महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस प्रोसेस को लेबर कहा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के केस में प्रेग्नेंट महिला बच्चे को खुद से ही अपने वजाइना से इस तरह से पुश करके बाहर निकालती है। इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल जिसका है वो है ब्रेन। देखो, ये है ब्रेन और इस ब्रेन में ये है हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। डिलीवरी के समय ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल भेजता है। सिग्नल मिलते ही पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करना शुरू कर देता है। ये ऑक्सीटोसिन ब्लड से होता हुआ उस फीमेल के यूटेरस तक आता है और यूटेरस के नीचे मौजूद इस सर्विस को एक्सपेंड करने लगता है। क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए ही इस पूरे प्रोसेस में 12 से 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ सी सेक्शन डिलीवरी के केस में किसी कॉम्प्लिकेशन के चलते यूटेरस को काटा जाता है ताकि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए यूटेरस के ऊपर इस तरह से कट लगाया जाता है। ये कट 7 लेयर्स को हटाकर बनाया जाता है। फिर डॉक्टर कुछ इस तरह से इन लेयर्स को हटाते हैं और बच्चे को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। घाव इतना गहरा होता है कि इसे ठीक होने में भी काफी टाइम लगता है। और हाँ, यहाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि सी सेक्शन डिलीवरी के पूरे प्रोसेस में केवल 45 मिनट तक का ही टाइम लगता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सी सेक्शन डिलीवरी कम समय में हो तो जाती है, पर इसकी कॉस्ट नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में बहुत ज्यादा हाई है। और यही रीजन है कि हॉस्पिटल वाले हमेशा यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी ना हो और उनका पैसा बनता रहे। ये बात तो आप भी मानोगे कि बॉडी का नेचुरल प्रोसेस ही किसी महिला और उसके बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी जेब भरने के लिए उस महिला को सी सेक्शन के नर्क में धकेल देते हैं। इसके लिए जो ट्रिक्स डॉक्टर अपनाते हैं वो कुछ इस तरह की बातें हैं। आपके बच्चे ने तो पोटी कर दी है, अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर आपका बच्चा इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड में उलझ गया है, अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने बच्चे को रिस्क में देखकर कोई भी माँ बाप
बाप झट से सी सेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर्स हर टाइम ही झूठ बोल रहे होते हैं, कई केसेस में वो सच भी होता है। लेकिन आपको ये सुनकर शौक लगेगा कि इंडिया में होने वाली टोटल डिलीवरीज में से 21.5% सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरीज हैं। और तो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरीज का रेट 49.7% तक जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाली हर 2 डिलीवरीज में से एक तो सी सेक्शन के द्वारा ही हो रही है। आपको ये भी बता दूं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो सी सेक्शन की आइडियल रेट 10 से 15% तक ही है, और वो भी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ही होनी चाहिए। सोच के देखो, सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए कितनी ही फीमेल्स की जिंदगी को रिस्क पे डाला जा रहा है। इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट और बताता हूँ। ये है अभिलाष सिंह और ये है उनकी पत्नी साक्षी। अपने बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए उन्होंने अपने एरिया का बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चूज किया। डॉक्टर ने जो टेस्ट सजेस्ट किए वो सब साक्षी ने करवाए और सभी टेस्ट की रिपोर्ट्स भी एकदम सही आ रही थी। लेके गए, दिखाए, सब नॉर्मल था। फिर टाइमली जो भी चेकअप इन्होंने बोला हमने कराया। ये बात हम सबको ऑलरेडी पता होती है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में 40 हफ्तों का या करीबन 9 महीनों का टाइम होता है। पर पता नहीं क्यों 37वें हफ्ते में ही डॉक्टर ने साक्षी को सी सेक्शन डिलीवरी करवाने के लिए फोर्स किया। घर वालों के बार बार पूछने पर डॉक्टर ने ये कहा कि बच्चों की जान को खतरा है, इसलिए तुरंत ही ऑपरेशन करवाना होगा। ऑपरेशन हुआ। चूंकि साक्षी का बच्चा 9 महीने से पहले ही पैदा हुआ था, इसलिए डिलीवरी के बाद उस बच्चे को स्पेशल यूनिट में रखा गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही साक्षी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और उसका चेहरा पहले लाल सा होने लगा और फिर एकदम ही काला पड़ गया। बीपी फ्लक्चुएट करने लगी, 190 चली गई और फेस पूरे रेड से ब्लैक होने लगे। वहाँ मौजूद नर्स ने इस सिचुएशन को सीरियसली तक नहीं लिया और ये कह दिया कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता रहता है। मोरओवर जो डॉक्टर साक्षी को ट्रीट कर रही थी वो डिलीवरी के 30 घंटे बाद तक भी साक्षी को देखने ही नहीं आई। इन्फेक्शन इतना सीवियर होता जा रहा था कि साक्षी का पेट फूलने लगा, क्योंकि उसने ऑपरेशन के बाद भी अभी तक यूरिन तक पास नहीं किया था, यानी कि 30 घंटे से यूरिन ही नहीं किया था। 30 घंटे बाद जब डॉक्टर आई तो उसने चिल मोड में ये बोल दिया कि इसे फ्रूटी पिला दो, सब सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब रिएक्शन के बाद 28-30 घंटे नहीं है, दोपहर 2 बजे आके कह रही है फ्रूटी पिलाओ, हो जाएगा। बात बिगड़ने लगी तो डॉक्टर को लगा वो फंस ना जाए और इसी रीजन से साक्षी को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कह दिया। बदकिस्मती से वहां पहुंचते पहुंचते साक्षी की मौत हो गई। ऐसी ही एक घटना टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल के साथ भी हुई थी। ध्यान से सुनना क्या हुआ था। छवि मित्तल ने अपने दूसरे बच्चे की डिलीवरी करवाने से पहले अपने डॉक्टर को साफ शब्दों में ये बता दिया था कि वो एक नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना चाहती है। डॉक्टर ने उस समय तो हाँ भी कर दी थी। I will meditate during my contractions and I will do the pain management through that, but I don't want epidural, I don't want any kind of medical interference in my delivery. And she said okay. छवि को लेबर पेन होना शुरू हुआ और वो उस हॉस्पिटल में पहुंची जहां उसके डॉक्टर ने बताया था, पर हॉस्पिटल वालों के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने चालाकी से छवि को एक इंजेक्शन लगा दिया। When this injection was administered, I suddenly got a panic attack. I said, what did you just give me? Why did you do that? What's happening to me? She said, nothing, relax, this is just to hasten the labor. और इंजेक्शन क्या था? वो था ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक इंजेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीटोसिन बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी मदद से बच्चे की डिलीवरी इजीली हो पाती है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया ही किस लिए? देखो, नेचुरल डिलीवरी में तो टाइम लगता है और पैसे भी काफी कम आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को तो जल्दी है ना। इसी रीजन से डॉक्टर्स ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लेबर को जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए लगा देते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन से बॉडी में मौजूद ऑक्सीटोसिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि उस फीमेल को सीवियर लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। शॉकिंगली ये पेन इस लेवल का होता है कि फिर वो महिला नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं सकती है और उसे सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है। और यही सेम सिनेरियो छवि मित्तल के साथ भी हुआ। इस बात का सीधा सा मतलब आप समझ पा रहे हो। हॉस्पिटल वाले किसी भी केस के अंदर ये चाहेंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन डिलीवरी चूज करो, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जुड़ी एक खतरनाक बात और आपको बता दूं कि ऑक्सीटोसिन गाय भैंसों को उनकी नेचुरल कैपेसिटी से ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए भी लगाया जाता है और साथ ही फल और सब्जियों का साइज बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है। ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन बॉडी के नेचुरल हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है और इवन कैंसर जैसी घातक बीमारी तक भी क्रिएट कर सकता है। स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हों। इस कॉन्सेप्ट को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी इस रिसेंट कैंसर वाली वीडियो में, जरूर देखना। एनीवेज, अगर आपने साल 2022 में आई वेब सीरीज ह्यूमन देखी होगी तो आपको याद होगा कि इस सीरीज में ये दिखाया गया था कि कैसे हॉस्पिटल्स बिना पेशेंट्स की कंसेंट के और बड़ी दवाइयों की कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स को अंजाम देते हैं। बैन ड्रग का ट्रायल ह्यूमंस पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जानें भी जा रही हैं। इस ट्रायल के चलते रहने से काफी सारे लोगों को काफी सारा फायदा हुआ है। डॉक्टर नाथ, S93R ड्रग नहीं है, पॉइजन है। आज
आसान भाषा में बोलूं तो क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट जो किसी नई दवाई को सेफ और इफेक्टिव प्रूव करते हैं। ये टेस्ट बताते हैं कि ये नई दवाई बिना किसी साइड इफेक्ट के लोगों की मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, ये टेस्ट बिना पेशेंट की परमिशन के नहीं किए जा सकते हैं। जब कोई नई दवाई मार्केट में आती है तो उससे पहले उसको लोगों पे टेस्ट किया जाता है। पर हमारे देश में इस तरह के सीक्रेट क्लिनिकल ट्रायल्स बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। भले ही बंदा मर जाए लेकिन पैसा कमाने का धंधा बंद नहीं होना चाहिए। इसी सीक्रेट क्लिनिकल ट्रायल्स का एक रियल केस साल 2010 में सामने आया और इस कंट्रोवर्सी में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तक का नाम आया था। इस केस को समझने से पहले एक बार शॉर्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखो ये है यूटेरस और ये है वजाइना। यूटेरस और वजाइना को कनेक्ट करने वाले इस पाथ को सर्विक्स कहते हैं। इसी सर्विक्स में एक तरह का कैंसर जन्म ले सकता है जिसे साइंटिफिक भाषा में सर्विकल कैंसर कहा जाता है। वैसे तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है, पर इस सर्विकल लाइनिंग में होने वाले कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन महिलाओं को लगाई जाती है जिसे HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं। अब सुनो, साल 2009 में हुआ क्या था। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने वाली करीब 16,000 लड़कियों को ये HPV वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन लगाने में समस्या नहीं थी, समस्या थी परमिशन जिस तरह से ली थी उसमें। इसमें से मैक्सिमम लड़कियों के लिए क्लिनिकल ट्रायल के कंसेंट फॉर्म पर साइन उनके माँ बाप ने नहीं बल्कि उस हॉस्टल की वार्डन ने ही कर दिए थे। हुआ वही, इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट आना शुरू हुआ और कुछ लड़कियों की मौत भी हो गई। इस क्लिनिकल ट्रायल का एक और रियल इंसिडेंट सुनो। ये है राजस्थान में यहाँ है चूरू डिस्ट्रिक्ट और यहाँ है जयपुर डिस्ट्रिक्ट। साल 2018 की बात। चूरू से 19 लोगों को बस में बिठाकर जयपुर लाया गया। उन्हें बताया गया था कि जयपुर में एक मेडिकल कैंप लग रहा है जिसमें उन्हें काम दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे और IPL मैच की टिकट्स भी दी जाएंगी। इन सब के लालच में ये 19 लोग जयपुर आ गए। बस जाकर रुकी मालपानी हॉस्पिटल पर जहाँ सपोजिटली वो मेडिकल कैंप लगा हुआ था। रात हो चली थी, उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए। अगली सुबह एक डॉक्टर वहाँ आता है और कहता है कि तुम सबको कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं, चिंता मत करो, जरा भी तकलीफ हो तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों को 9 दिन तक लगातार गोलियां दी गईं। अब पूरा टाइम ये 19 लोग सोते ही रहते थे और दर्द में भी रहते थे। 9 दिन के बाद भी जब ये दर्द कम नहीं हुआ तब उन्होंने कंप्लेन कर दी। इस पूरे मुद्दे पर छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि ग्लेनमार्क नाम की एक बड़ी दवाई कंपनी ने ये ट्रायल्स करवाए थे और भांडा फूटने के बाद हॉस्पिटल वालों ने इस क्लिनिकल ट्रायल से साफ इनकार ही कर दिया। खैर, अब आखिरी तरह के स्कैम यानी कि अननेसेसरी सर्जरीज को समझते हैं। साल 2023 में पब्लिश्ड थॉमसन राउटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से देश में 66.8% यूटेरस रिमूवल सर्जरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 95% सर्जरीज अननेसेसरी हैं यानी कि जबरदस्ती ही की जा रही हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्जरीज यंग एज में और पीक रिप्रोडक्टिव एज में ही की जा रही है। इसका मतलब जब किसी महिला का शरीर सबसे ज्यादा हेल्दी स्टेट में है, हॉस्पिटल वाले उसी समय उसको जानलेवा स्टेट में फेंक रहे हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि साल 2020 में पब्लिश्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से तो देश की 15 से 49 साल की करीब 3.3% फीमेल्स के यूटरस निकाले जा चुके हैं। सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है आप समझ पा रहे होंगे। इस फिजूल में होने वाली सर्जरी का एक और रियल इंसिडेंट सुनो। बात है साल 2010 की। उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाली ये सबीहा हामिद अपने बच्चों की डिलीवरी करवाने के लिए इस डॉक्टर M खान हॉस्पिटल में एडमिट हुई। हॉस्पिटल वालों ने ये विश्वास दिलाया था कि उनके हॉस्पिटल में सबीहा को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी और डिलीवरी भी एकदम कंफर्टेबली होगी। एडमिट होते वक्त सबीहा की कंडीशन एकदम नॉर्मल थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद लगभग दिन के 3 बजे सी सेक्शन डिलीवरी की सलाह दी, लेकिन सबीहा की फैमिली और हस्बैंड ने इस ऑपरेशन के लिए कंसेंट नहीं दिया। सबीहा को लेबर रूम में ले जाया गया और कुछ ही सेकंड्स बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। सबीहा को कुछ इंजेक्शंस लगाए गए और वो बेहोश हो गई। उसके बाद डॉक्टर्स ने बिना कंसेंट के ही उसकी सी सेक्शन डिलीवरी कर दी। फाइनली हॉस्पिटल वाले तो अपना पैसा बनाने का दाव खेल चुके थे। खैर, डिस्चार्ज होने के बाद सबीहा को कंटिन्यू पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जितनी बार भी सबीहा डॉक्टर के पास गई, हर बार उन्होंने सेम ही जवाब दिया कि ये दर्द ऑपरेशन की वजह से हो रहा है, ये एकदम नॉर्मल सी बात है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। दिन ब दिन दर्द बढ़ता ही जा रहा था और अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। अंत में सबीहा लखनऊ के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उसके पेट में एक कॉटन का बंडल था जो उस दर्द की वजह बन रहा था। एनीवेज, फर्जी सी सेक्शन और यूटेरस रिमूवल के अलावा हार्ट में स्टेंट डालना, नी या घुटना रिप्लेसमेंट करना, कैंसर सर्जरीज करना या IVF ट्रीटमेंट करना भी मैक्सिमम केसेस में रिक्वायर्ड ही नहीं होता है। फिर भी डॉक्टर्स पैसा बनाने के लिए इन सबको अंजाम दे देते हैं। और हाँ, एक चीज और बताता हूँ, फिजूल की गई सर्जरीज के अलावा हॉस्पिटल वाले कई बार गलत सर्जरीज भी कर देते हैं। गलत यानी कि बंदा करवाने तो किसी और पार्ट का ऑपरेशन गया था पर डॉक्टर ने किसी और ही पार्ट का ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर्स भी लाइक, अरे ये भी निकाल देता हूँ और ला ये भी निकाल देता हूँ।
इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट सुनो। हुआ कुछ ऐसा था कि 23 जून 2023 को हरि मोहन और उसकी पत्नी अपने 2.5 साल के बच्चे को बरेली के इस डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। बच्चे को तुतलाने की प्रॉब्लम थी, जिसका रीजन था टंग टाई। टंग टाई एक ऐसी कंडीशन है जहां एक बच्चे की जीभ इस तरह से चिपकी रहती है, जिसकी वजह से जीभ का मूवमेंट कम हो जाता है। एक बार इस जीभ को देखो और अब इस जीभ को देखो। आप देख पा रहे होंगे कि इस राइट साइड वाली जीभ और तलवे के बीच में ये जो एक्स्ट्रा फाइबर है, इसकी वजह से ही जीभ का मूवमेंट रुक जाता है। नॉर्मली हम लोगों में ये एक्स्ट्रा फाइबर नहीं होता है। इस एक्स्ट्रा फाइबर की वजह से ही बच्चा सही से नहीं बोल पाता है और तुतलाने लगता है। इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करना होता है, जिसमें डॉक्टर इस एक्स्ट्रा फाइबर को कैंची से इस तरह से काट देता है। तो प्रॉब्लम तुतलाने की थी, ऑपरेशन जीभ का ही करना था। ऑपरेशन के जस्ट पहले हॉस्पिटल वालों ने हरिमोहन को साइन करने के लिए कुछ पेपर्स दिए। उन पेपर्स में इंग्लिश में लिखा हुआ था और चूंकि हरिमोहन को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने ये बात डॉक्टर को बताई और पूछा कि पेपर्स में क्या लिखा है। डॉक्टर ने इस बात को टालते हुए कह दिया कि इसमें कोई खास बात नहीं है, तुम तो बस साइन कर दो। ऑपरेशन हुआ और बच्चे को वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ही जब इस 2.5 साल के बच्चे को गर्मी लगने लगी, तो उसकी माँ ने बच्चे के कपड़े खोल दिए। कपड़े खोलते ही उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चे के प्राइवेट एरिया पर एक पट्टी बंधी हुई थी। पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया क्योंकि इस बच्चे का खतना या सर्कमसिजन कर दिया गया था। इसी केस की वजह से डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। जांच में ये सामने आया था कि अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी, जिसके चलते अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। कोई भी ओपीडी नहीं चालू की जाएगी और ना ही कोई भी मरीज एडमिट किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है कोई भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बॉडी का ना होना और दूसरा है लोगों में अवेयरनेस ना होना। एक एक करके दोनों रीजंस को समझेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बॉडी वाले से करते हैं। देखो, ये है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में टॉप मेडिकल बॉडी है और इसका काम है मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स यानी कि मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के एथिकल बिहेवियर पर नजर रखना। लेकिन ये बॉडी अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से निभाने में काफी हद तक फेल है। साल 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्किंग मैकेनिज्म यानी कि काम करने के तरीके को रिव्यू करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने ये क्लियरली बताया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफिशियल काम को भूलकर बस मेडिकल कॉलेजेस को लाइसेंस देने का काम ही करती रहती है। इनफैक्ट मेडिकल एथिक्स को तो पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। मोरओवर इंडिया में लोग क्वैक्स यानी कि झोला छाप डॉक्टर्स पर काफी विश्वास करते हैं और छोटी मोटी बीमारियों में तो ऐसे ही डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस झोला छाप वाले कॉन्सेप्ट को एक रियल इंसिडेंट की मदद से समझो। उत्तर प्रदेश के अन्नाव जिले में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया जब 33 लोग एक साथ HIV पॉजिटिव पाए गए और रीजन था एक झोला छाप डॉक्टर। ये जो डॉक्टर आपको साइकिल पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है राजेश यादव। राजेश इसी तरह घूमते हुए लोगों का इलाज करने का दावा करता है और अपने इस इलाज को जादुई इलाज भी कहता है। इस जादुई इलाज में शामिल हैं ये 3 पुड़िया और 1 इंजेक्शन। ये बताओ छोटू, तुम कब गए रहे उस डॉक्टर के पास, कब गए थे? 1 साल हुआ है। तो तुमको कोई इंजेक्शन लगाया गया था? हाँ, इंजेक्शन लगाया था, दवा भी दी थी 3 खुराक। और इस जादुई इलाज की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये डॉक्टर इस इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस को पानी से धोता है और अपने पेशेंट्स को लगा देता है। आई होप ये बात हम सबको ही पता है कि एक ही सिरिंज को बार बार यूज नहीं करना होता है, पर शायद इस डॉक्टर ने ये सोचा कि सिरिंज भी कपड़े जैसी ही होती है, बस धो लो और फिर से पहन लो। इस बंदे ने सभी लोगों को एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से लगभग 33 लोगों को HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। What has that meant? That 33 people, including a boy as young as 13, now have HIV because he allegedly injected many people using the same infected syringe. बात जब अवेयरनेस की हो ही रही है तो आपने ये भी नोट किया होगा कि बहुत सारे फार्मासिस्ट यानी कि केमिस्ट भी इस तरह से झोला छाप डॉक्टर वाला काम करते हैं। क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए डॉक्टर को दिखाने की बजाय वो इन केमिस्ट से ही दवाइयां लेना प्रेफर करते हैं। इवन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से तो एक केमिस्ट ना तो कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है और ना ही प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि एक डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकता। फिर भी हमारे देश में ये धंधा खुलेआम चल रहा है। दिल्ली में 2 साल की एक बच्ची मुस्कान बुखार और जुकाम की वजह से बीमार है। मुस्कान के माँ बाप पास ही की एक मेडिकल शॉप पर लोकल डॉक्टर का पता पूछने के लिए गए और तभी वो केमिस्ट अपनी चौड़ में उन्हें ये बोलता है कि ऐसी छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है, मैं हूं ना, और झट से एक इंजेक्शन बच्ची को लगा दिया। करीब 10 मिनट बाद ही वो बच्ची एकदम ठंडी पड़ गई और बेहोश हो गई। तुरंत ही पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेके गए, जहां उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। इन सभी हॉस्पिटल स्कैम से बचने के लिए एक चीज जो आप कर सकते हो वो ये कि हॉस्पिटल में जब भी आपसे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाए तो एक बार के लिए तो मना कर दो। आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो तब भी आप मना कर दो। जब तक आपका सही से डायग्नोसिस
डायग्नोसिस ना हो जाए तब तक आपको ये नहीं बताना है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। ये बात तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि डायग्नोसिस भी आजकल इस बात पर डिपेंड करता है कि किस बंदे से कितना पैसा निकालना है। जिन केसेस में इमरजेंसी नहीं है उन केसेस में आप 3 से 4 जगहों से डायग्नोस करवाओ ताकि सही बीमारी का पता लगाया जा सके। एक चीज और जो आप कर सकते हो वो ये कि किसी डॉक्टर को अपनी जान पहचान में रखो ताकि वो आपको सही से गाइड कर सके और आप इस तरह के स्कैम के दलदल में फंसने से बच सकते हो। इसके अलावा ओवरचार्जिंग वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा हॉस्पिटल वालों से अपना आइटमाइज्ड बिल मांगो। आइटमाइज्ड बिल में आपको हर उस चीज की डिटेल मिल जाएगी जिसके लिए आपसे पैसे लिए गए हैं, जैसे डॉक्टर्स की फीस, टेस्ट चार्जेस, दवाइयां और ट्रीटमेंट्स। हर आइटम का अपना एक कोड होता है जो आपको ये बताता है कि आपने कौन सी सर्विसेज ली हैं और उन सर्विसेज के लिए आपसे कितना पैसा लिया गया है। कई बार आपके हॉस्पिटल बेड टेबल के अंदर कुछ दवाइयां और सामान होता है, जनरली वो लॉक्ड भी होता है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वाले उसका पैसा आपके बिल में जोड़ देते हैं। मतलब आपने यूज भी नहीं किया, वो सामान आपका है भी नहीं, फिर भी आपको उसके लिए पे करने के लिए बोला जाता है। कोई ना, अगर ऐसा कुछ हॉस्पिटल वाले करते हैं तो ऑब्जेक्शन करो, उस आइटम को अपने बिल से हटवाओ, हक है आपका। खैर, मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि मैक्सिमम डॉक्टर्स स्कैमर नहीं हैं, लेकिन जो स्कैमर्स हैं उन अनएथिकल डॉक्टर्स की वजह से ही पूरी डॉक्टर कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। डॉक्टर्स को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और बिना किसी लालच के पेशेंट्स का इलाज करना होगा, क्योंकि जिस प्रोफेशन को दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है, अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए उस पर्टिकुलर प्रोफेशन पर धब्बे लगना सही नहीं है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इन सभी हॉस्पिटल स्कैम से बचने के लिए आपको डॉक्टर नहीं बनना है, बस स्मार्ट बनना है। खैर, इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैंसर होने से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। क्लिक करो और जरूर देखो।